एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं। दिस फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस इज द सिनेरियो बेस्ड या फिर प्रोसीजर बेस्ड, यानी किसी प्रोसीजर से रिलेटेड नर्सिंग के, या फिर एक सिनेरियो, मतलब अगर एक पेशेंट आया आपके पास, उसका ब्लड प्रेशर इतना है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी टाइम से चलते आ रहे हैं और ये आते ही आते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, एक तो बहुत बड़े होते हैं या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लेके और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो आइए आज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताती हूँ उनमें क्या स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। अब अपनी स्क्रीन पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा taking food correctly as per her diet plan, but there was no increase in weight observed. What will be nursing intervention for the above patient? एनोरेक्सिया नर्वोसा आपको पता होगा क्या होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी पेशेंट अपना वेट गेन होने से डरता है। उसको लगता है कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्जर्व पेशेंट व्हाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर अप टू 2 hours. Second option is increase calorie of food from 1500 to 2000. And third option is add vitamin tablet to her medications. And the last option is engage them in OT. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट, हमें पता है कि उसका प्लान, डाइट प्लान, सब कुछ कितना भी कर लो, बट वो अपने वेट को लेके बहुत डरा हुआ रहता है। वो अपना वेट गेन नहीं होने देगा, ठीक है। तो हमें अभी उसके वेट गेन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या इंटरवेंशन करना है। तो लास्ट ऑप्शन को पहले ही हटा दो, दैट इज एंगेज इन ओटी, ठीक है। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि उसका हमें उसे एडमिट करना पड़े ऑपरेशन थिएटर में, इसे हटा दो। एड विटामिन टैबलेट टू हर मेडिकेशन, नहीं, क्योंकि हमें ये ऑब्जर्व करना है कि डाइट प्लान बनाने के बावजूद भी उसका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम विटामिन भी ऐड कर देंगे, वेट गेन नहीं होगा, उससे हमें कुछ समझ नहीं आएगा। देन इज द ऑप्शन नंबर 2, ये भी सेम काइंड ऑफ थिंग है, कैलोरीज इनटेक इंक्रीज करवा दो, बट हमें ये समझना है कि उसका वेट क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा। हम ऑलरेडी इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके लिए, उसका डाइट प्लान प्लान कर चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्व पेशेंट व्हाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर अप टू 2 hours. दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या करता है ऐसा पेशेंट, वो खाकर भी वॉमिट कर देता है खाना, अक्सर ऐसा करता है, ठीक है। तो उसको खाते वक्त ऑब्जर्व करना है और खाने की 2 hours तक ऑब्जर्व करना है कि कहीं वो कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता लगाना है करेक्ट आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. She notices that there is redness around the IV cannula. फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है पेशेंट को, IV कैनुला के पास रेडनेस है, टच करने पे टेंडरनेस है, यानी टच करने पे उसे हार्ड फील हो रहा है और पेन भी हो रहा है। एंड आईवी फ्लो इज ऑल्सो डिक्रीज, फ्लो भी नहीं जा रहा है, दवाई नहीं जा रही है आईवी के थ्रू। तो व्हाट इज करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन एंड द एक्शन, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज द फाइंडिंग इज अनॉर्मल आफ्टर कैनुलेशन, कंटिन्यू द आईवी फ्लो, बिल्कुल भी नहीं, रेडनेस है, टेंडरनेस है, दवाई जा ही नहीं रही है, हाउ इज दिस नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल। पहला आंसर ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दो। सेकंड इज द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, देयर इज सेप्सिस, स्टॉप द आईवी फ्लो, रिमूव द कैनुला। सेप्सिस के सिम्टम्स और भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन ये आफ्टर सिम्टम आ जाएगा सेप्सिस, अभी कुछ और है क्योंकि इनिशियल है, ठीक है। एंड सेप्सिस इज सिस्टमिक इन्फेक्शन, ठीक है, तो ये भी नहीं है। थर्ड इज द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, देयर इज फ्लेबाइटिस, स्टॉप द आईवी फ्लो, रिमूव कैनुला। फ्लेबाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है। जब भी इन्फ्लामेशन होता है वेन में, वहां पे टेंडरनेस हो जाएगा, वहां रेडनेस हो जाएगा और जो हमारी दवाई है वो आईवी के थ्रू नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट आंसर भी गलत है, द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, वेट फॉर फिजिशियन टू प्रोवाइड यू द ऑर्डर, नहीं, वेट नहीं करना है, ठीक है। दवाई नहीं जा रही है पेशेंट को तो कैनुला लगा के कोई फायदा नहीं है इस टाइम, ठीक है। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को जा रहा है एंड सडनली पेशेंट शोज कंप्लेंट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हमें दिख रहा है कि उसको कुछ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखो, कई बार 2 या 3 आंसर भी हो सकते हैं, बट हमारे पास प्रायोरिटी है, हमें ये देखना सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। तो पहला है स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव द कैनुला, ठीक है। सेकंड इज स्टॉप द इन्फ्यूजन। थर्ड है कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन एंड एडमिनिस्टर इंजेक्शन अवेलेबल, गलत, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। थर्ड को एलिमिनेट कर दिया। फोर्थ इज कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन एंड डिस्कार्ड द बैग, नहीं, फोर्थ को भी एलिमिनेट कर दिया। देन हमारे पास बचता है स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव द कैनुला, हमें कैनुला रिमूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे भी उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, तो आईवी लाइन हम कैनुला लगे रहने देंगे, हम सिर्फ इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे। तो द करेक्ट आंसर इज स्टॉप द इन्फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ नर्स हैज जस्ट परफॉर्म्ड एन एनजी ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर, ठीक है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब पेशेंट को डाला गया है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मिंग द एनजी ट्यूब प्लेसमेंट, क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफिक वर्ड्स पढ़िए। मोस्ट एक्यूरेट मतलब और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट इज एक्सरे, सेकंड इज ऑस्कल्टेशन, थर्ड इज ऑब्जर्वेशन पेशेंट फॉर कफिंग एस्पिरेशन,
ऑफ कंटेंट एंड पीएच मॉनिटरिंग, या फिर फोर्थ इज डिप इन अ बाउल ऑफ वाटर। देखो ये जितने भी ऑप्शंस है ये सब पहले हुआ करते थे, अब नहीं होता है ऐसा, ठीक है। ये बाउल में डिप करना, ठीक है, हो भी सकता है एक्यूरेट, बट कई बार क्या होता है एनजी ट्यूब लंग्स में भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है, उससे भी मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे एक्यूरेट हमें ऑब्वियस सी बात है एक्सरे से पता लग जाएगा, तो दैट इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, अ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड सफरिंग फ्रॉम पेन, स्टिफनेस एंड फीवर फॉर 3 days, ठीक है। 3 दिन से उसको पेन है, स्टिफनेस है, फीवर है और हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ है। ही इज confirmed with HAI. HAI is healthcare associated infection या फिर hospital acquired infection, ठीक है। When should a nurse tell the patient about HAI? ठीक है, HAI होता ही तभी है जब 48 आवर्स से ज्यादा पेशेंट को एडमिट हुए हो जाता है, वो तब नहीं होता जब पेशेंट एडमिट होता है, ठीक है। तो पेशेंट को नर्स कब बताएगी? सबसे पहला ऑप्शन है ऑन एडमिशन, नहीं, ठीक है, वो होता ही 48 आवर्स के बाद है। रॉन्ग, आफ्टर 1 day नहीं, आफ्टर 2 days नहीं, 48 आवर्स बोला है तो आफ्टर डिस्चार्ज, एट डिस्चार्ज नहीं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 3, दैट इज आफ्टर 2 days, ठीक है। तो 2 days होंगे यानी 48 आवर्स हो गया है, तब हम बताएंगे पेशेंट को कि आपको HAI हो गया है, ताकि पेशेंट भी ये ना सोचे कि मैं इन्फेक्शन लेके तो नहीं आया था कहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज फीमेल केम टू द हॉस्पिटल विद अ ब्रेस्ट नोड्यूल ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर। ब्रेस्ट में नोड्यूल है 2 सेंटीमीटर का, फ्रीली मूवेबल है, पाल्पेबल है, पर कोई डिस्चार्ज नहीं है ब्रेस्ट से। तो व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस कंडीशन? इस कंडीशन में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है? पहला है FNAC, दूसरा है कोर नीडल बायोप्सी, थर्ड इज ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड एंड देन इज फोर्थ मैमोग्राफी। बेस्ट क्या हो सकता है? FNAC जो है हम तब करते हैं जब हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो अभी हमें पता ही नहीं लगा कि क्या है, ठीक है, तो FNAC नहीं करेंगे। कोर नीडल बायोप्सी भी तभी करते हैं जब हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल जाए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड से कुछ खास हमें पता नहीं लगेगा, मैमोग्राफी से हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम FNAC कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज मैमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन। ब्लड बैंक से लेकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितनी देर में स्टार्ट कर देना चाहिए? 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, या फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन तो रिमूव कर दो, देयर इज टाइम लिमिट, ठीक है। ब्लड को हम ज्यादा देर बाहर के टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 मिनट, एज सुन एज पॉसिबल। इसको याद रख लो कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स तक बाहर रखते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज अटेंडिंग to a client who was diagnosed with heart failure. Patient है जिसको heart failure हुआ है. During the examination, the nurse observes that the client is dyspneic with crackles upon auscultation. Dyspnea हो रहा है, auscultate करने पे crackles सुनाई दे रहे हैं. Which symptom would manifest for a client with excess fluid volume? इनमें से कौन सा symptom जो है ये बताएगा कि उसकी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो चुका है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, नहीं, जब भी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो CVP भी इंक्रीज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फ्लैट नेक एंड हैंड वेन्स, नहीं, जब भी प्रेशर बढ़ता है तो याद रखो प्रेशर बढ़ रहा है तो वेन्स भी प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है, तो ये भी गलत है। हाइपरटेंशन, जब भी हमारे बॉडी में फ्लूइड्स बढ़ते हैं तो हाइपरटेंशन होता है, ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, दिस इज द करेक्ट आंसर, हाइपरटेंशन। फोर्थ इज वेट लॉस, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बेसिक सी चीज है, अगर आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बढ़ रहा है बॉडी में तो वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर विद एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इन प्लेस. What assessment data indicates the tube has migrated too far down the trachea? अब एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो एक पेशेंट की केयर कर रहा है, दैट इज ऑन वेंटिलेटर, उसको ET ट्यूब भी लगा हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो गया है कि जो ट्यूब है वो ट्रेकिया में चला जाए, तो उससे कैसे पता चलेगा कि हमें वो ट्यूब ट्रेकिया में जा चुका है, ठीक है, ट्रेकिया में टू फार जा चुका है, ज्यादा दूर जा चुका है। सबसे पहला ऑप्शन है डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, दूसरा है हाई प्रेशर अलार्म साउंड्स। देखो हाई प्रेशर अलार्म साउंड्स तब बजता है जब पाइप जो होती है वो किंक हो जाती है या फिर कहीं से खुल जाती है, तब पता चलता है। देन इज इंक्रीज क्रैकल्स, ऑस्कल्टेशन बाइलेटरली, एंड द लास्ट इज लो प्रेशर अलार्म साउंड्स भी इस वजह से नहीं बजते, तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दो। अब हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। राइट मेन स्टेम ब्रोंकस होता है हमारा इस स्ट्रेटर और वो ज्यादा वाइडर होता है लेफ्ट साइड के मुताबिक, ठीक है। तो इफ एन ET ट्यूब इज पुश टू फार, अगर हमारा ET ट्यूब ज्यादा फार चला गया तो ऑलमोस्ट वो एंटर करता है राइट लंग में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लेफ्ट लंग जो होता है वो अनवेंटिलेटेड हो जाता है, उसके वहां पे ब्रेथ साउंड्स नहीं होती है, इसीलिए जब हम मेजर करते हैं या फिर हम ऑस्कल्टेट करके देखते हैं तो वहां पे डिक्रीज ब्रेथ साउंड सुनाई देते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पेशेंट इज प्रेस्क्राइब्ड 6 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, द अवेलेबल डोज ऑफ इंसुलिन इज 100 यूनिट्स इन 100 ml, हाउ मेनी ml शुड द नर्स एडमिनिस्टर? अगर आपने मेरी एक क्लास देखी हो डोज कैलकुलेशन के ऊपर फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दैट इज
डोज कैलकुलेशन। तो आपको अगर उसमें से फॉर्मूला याद हो, डोज ऑर्डर्ड अपॉन डोज इन हैंड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पेशेंट को प्रेस्क्राइब किए गए 6 यूनिट्स, यानी डोज ऑर्डर्ड इज 6 यूनिट्स, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज हमारे पास कितनी है, 100 यूनिट्स अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, जो कि ml में होता है, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 6 ml। तो द करेक्ट आंसर इज 6 ml। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे कौन सा आंसर सही है। अगर सारे आंसर सही, उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आगे हम इस सीरीज को और आगे चलने देंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एज मच एज शेयर करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।